जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित 4 धामों में से एक धाम या फिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यानी कि हमारे खूबसूरत से रामेश्वरम की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रामेश्वरम में आपको कहाँ घूमना है, होटल स्टे कहाँ रहेंगे, खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, और हमारा रामेश्वरम के धनुषकोडी कैसे जाएंगे, हम राम सेतु कैसे देखेंगे, कौन कौन से यहाँ पे दर्शनीय स्थल घूमना है। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि रामेश्वरम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगे और आपको अल्टीमेटली रामेश्वरम यात्रा बनाने कौन से समय पे चाहिए और कितने दिन के लिए बनानी चाहिए। तो बिना विलंब की वीडियो को सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं, जिससे आपको इस रामेश्वरम यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका ओवरऑल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप खूबसूरत से रामेश्वरम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और जानते हैं कि हमको रामेश्वरम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए मेजर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रामेश्वरम तक की ट्रेनों का परिचालन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पम्बन ब्रिज तक अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण जो भी ट्रेनों का परिचालन है वो केवल और केवल मंडपम रेलवे स्टेशन तक ही है। यानी कि जो भी ट्रेनें आएंगी वो मंडपम रेलवे स्टेशन तक आएगी, और मंडपम से आप रामेश्वरम की जो दूरी पड़ेगी वो आपकी लगभग 16 किलोमीटर की बाई रोड पड़ जाती है। तो ये 16 किलोमीटर की यात्रा आप शेयरिंग टैक्सी के द्वारा या ऑटो के द्वारा आप फाइनली पहुंच सकते हैं रामेश्वरम टेम्पल के पास। लेकिन अगर मैं बात करूं, रामेश्वरम जब रेलवे स्टेशन शुरू हो जाएगा तब आपका मंदिर का और रेलवे स्टेशन का जो दूरी रहेगा वो केवल 1.5 से 2 किलोमीटर की रह जाएगी। एनीवे दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मदुरई से जो रामेश्वरम की बाई रोड यात्रा है वो आपकी लगभग 170 किलोमीटर की पड़ जाएगी, और आप बाई रोड यात्रा तय करके 4 से 5 घंटे में आप फाइनली रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी कि हमको रामेश्वरम कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको रामेश्वरम में कहाँ स्टे बनाना चाहिए और हमको कौन से बजट तक के होटल्स मिल जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं कि रामेश्वरम में अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं, जो कि आपका सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है, तो उसमें आपको 600 रुपए 700 रुपए में अच्छे से अच्छे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 24 घंटे का चेक इन और चेकआउट होता है। तो इस तरीके से अगर आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप धर्मशाला ले सकते हैं। वही अगर मैं होटल्स की बात करूं तो दोस्तों, होटल्स आपका 1100 से 1200 रुपए से शुरू होकर 2500 3000 तक के अच्छे 3 स्टार होटल्स तक की आपको कैटेगरी देखने को रामेश्वरम में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन थे कि आपको होटल एकोमोडेशन कहाँ लेना है और आपको क्या चार्जेस रहेंगे। इसी के साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि अगर आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको रामेश्वरम में किसी भी तरीके की खान पाने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन थाली हो, इडली हो, डोसा हो, जो भी आपको व्यंजन चाहिए, यहाँ पे हर प्रकार के व्यंजन आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपने खाने पीने की बंदोबस्त इस प्रकार से कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं खाने पीने की, तो मान के चलिए दोस्तों, आपका 150 रुपए से 200 रुपए एक पर्सन का थाली का कॉस्ट आएगा, और आप इस तरीके से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हम अगले तरफ कि हमको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यानी कि जो 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, इनके हमको दर्शन कैसे करना है। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा सा गलियारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हर हर महादेव जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम फाइनली मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। रामेश्वरम मंदिर दोस्तों, उसका कैंपस बहुत बड़ा है, यानी कि प्रांगण बहुत बड़ा है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीजें बताऊंगा कि यहाँ पे तीर्थम कुंड करके एक कुंड है, जहाँ पे आप दर्शन करने से पहले आप इस कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि इस कुंड में स्नान करने के लिए लाइन लगी होती है, जो कि 22 कुंडों का अलग अलग पानी निकाल कर वहां के पंडित लोग आपके ऊपर छिड़केंगे, और वो जब छिड़काव होने के पश्चात आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आगे का भी आपको दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों, रामेश्वरम टेम्पल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 4 एंट्रेंस गेट देखने को मिलेंगे, यानी कि चारों दिशाओं में यहाँ पे गेट है। और ये रहा यहाँ का रामेश्वरम का लार्जेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया कहा जाता है। तो जो रामेश्वरम का कॉरिडोर है वो यहाँ का, अब व्यू देखिए, यहाँ की जो प्राकृतिक नक्काशी प्राचीन कॉरिडोर है यहाँ पे। तो इस दिशा के हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। दर्शन में कितना समय लगेगा वो मैं आपको अंदर तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चलिए अभी हम कॉरिडोर से होते हुए हम जाते हैं मेन प्रांगण में, और आपको और भी जानकारी मैं दूंगा कि मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक होता है फ्री एंट्री, जिसमें आप निःशुल्क तौर पर जा सकते हैं। एक होता है आपकी 100 रुपये की एंट्री, जिसमें आप 100 रुपये की वीआईपी टिकट कटाकर आप जा सकते हैं, और एक होता है आपकी 200 रुपये की। तो 100, 200 और फ्री, ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फ्री अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, 100 रुपये का लेते हैं तो थोड़ा सा कम लगेगा, और 200 का लेते हैं तो और भी आपका शीघ्र दर्शन हो जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे दर्शन प्रणाली है। तो जो भी आप चाहिए वीआईपी टिकट तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यानी कि रामेश्वरम महादेव के हमने दर्शन किया, और हम यहाँ पे पार्वती माता जी के भी दर्शन किया, क्योंकि मंदिर में ही आपके पार्वती माता जी की मंदिर है, वहां भी इनके दर्शन कीजिए। साथ ही साथ गणेश जी के भी यहाँ पे दर्शन है, उनके भी दर्शन करने के पश्चात हम चलते हैं अब अपने
साइड सीनिंग की तरफ, जो कि रामेश्वरम का सबसे प्रमुख साइड सीनिंग में आता है, वो है यहाँ का धनुषकोडी। चलिए आइए मैं धनुषकोडी आपको लाइव आकर दिखाता हूँ। दोस्तों धनुषकोडी जाते वक्त आपको रास्ते में और भी साइड सीनिंग पड़ेंगे, जिनमें से पहला आता है यहाँ पे विभीषण टेम्पल, जो कि आप रामेश्वरम से निकलेंगे तो 6 से 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये आप पहुंचेंगे विभीषण टेम्पल पे। यहाँ पे इसको हालांकि कोठाकरमन टेम्पल बोला जाता है। तो यहाँ पे विभीषण जी का वो मंदिर है, जब रामचंद्र जी वहाँ से लंका से लौटे थे तो यहाँ पे उन्होंने विभीषण जी के लंका का साम्राज्य के लिए इनका पद्माभिषेक किया गया था। तो यहाँ पे वो आए थे और पद्माभिषेक किए गए थे, इसलिए यहाँ पे विभीषण टेम्पल बनाया गया। और विभीषण टेम्पल के ठीक सामने भी कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये करने के पश्चात हम अगले दर्शनीय स्थल पर बढ़ेंगे और उसके बाद हम धनुषकोडी पहुँचेंगे। तो चलिए अभी रास्ते के हम सारे साइड सीन कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है रामेश्वरम में। विभीषण मंदिर दर्शन करने के बाद अगर इधर विभीषण मंदिर है तो ठीक बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे समुद्र का किनारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे होती है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे शंकर जी की ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे वो पत्थर को डुबा के दिखाया जाता है। यहाँ पे 1-2 लोग हैं पंडित जी, जो कि राम सेतु बनने के द्वारा, यानी कि जब रामेश्वरम से लंका के लिए पुल बनाया गया था तब यही पत्थर इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे आप जैसे पत्थर को डालेंगे तो पत्थर ऑटोमेटिक आपका फ्लोट करने लग जाता है, पानी के अंदर वो डूबता नहीं है। तो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं, जो कि विभीषण मंदिर के ठीक अपोजिट साइड में है। उस साइड आप देख सकते हैं विभीषण मंदिर और इसके बैक साइड में यहाँ पे ये बीच का किनारा, और यहाँ पे ही आपको ज्योतिर्लिंग भी मिलेगी और यहाँ पे आप उस पत्थर को भी फ्लोट करके देख सकते हैं। वर्तमान समय पे मैं हूँ अभी रामेश्वरम के धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे स्थित धनुषकोडी। ये धनुषकोडी एक छोटा सा गांव था। 1964 में इसकी सुंदरता पूरी बदल गई। कहने का मतलब ये है कि पहले धनुषकोडी पूरा बसा बसाया एक गांव था, लेकिन 1964 में यहाँ पे जो फ्लड आया, जो सुनामी आई, उससे सब कुछ तबाह हो गया। अभी मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ घरों के मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। यहाँ पे सामने आप ये देखेंगे तो ये है आपका चर्च, और चर्च पे यहाँ पे आप पूरी तरीके से पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ दीवार के अलावा कुछ भी नहीं बचा, पिलर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से चर्च के ठीक अपोजिट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, जो कि धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन भी पूर्ण रूप से तबाह हो गया था। और 1964 की तबाही इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे सवारियों से भरी एक ट्रेन भी पलट चुकी थी पूरे ब्रिज से, जो कि पूरी समुद्र में समा गई। और उसी 1964 में जो राम सेतु था वो भी पूर्ण रूप से डूब चुका था, जो कि आज वर्तमान समय पे राम सेतु नहीं दिखता। तो ये सब चीज़ें हैं। आप 1964 की कुछ यहाँ पे आज मेमोरीज बची हुई है, जो कि खंडित तौर पर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यदि आप रामेश्वरम आए तो यहाँ धनुषकोडी आकर इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे अर्चिल मुनई स्थान पर पहुंचिए, और अर्चिल मुनई स्थान वो स्थान है जहाँ पे रामेश्वरम का हमारा धनुषकोडी का सबसे लास्ट रोड वहाँ पे एंड होता है। चलिए अभी मैं चलकर वहाँ भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ की भी कुछ सुंदरताएं आप वीडियो में आगे साझा करता हूँ। धनुषकोडी जब विलेज आएंगे तो यहाँ पे आपको पीछे देख सकते हैं, ये है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस भी आप जा सकते हैं, हालांकि उस पर अभी टूरिस्ट को जाने अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप आए हैं तो एटलीस्ट वहाँ तक जाकर वहाँ से भी आप कुछ व्यू और नज़ारे देख सकते हैं, और उसके पश्चात आप धनुषकोडी के बाद आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों धनुषकोडी का यही स्थान है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो कि अबेंडन हो चुका है पूरी तरीके से। ये देख सकते हैं पूरी जो बिल्डिंग बची हुई है, सिर्फ यहाँ की बीम और नींव वाली बिल्डिंग बची है, बाकी सब कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका था 1964 के फ्लड में। तो दोस्तों हालांकि जब बताया जाता है कि जब फ्लड आया था 1964 में, तो यहाँ पे एक सवारी से भरी पूरी ट्रेन भी पलट गई थी। और यहाँ सामने ही आपका यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स थे, जो कि आज सब कुछ विलीन हो चुका है। और पहले जो ट्रेनें, जैसे आज के समय पे ट्रेन रामेश्वरम तक आती है, लेकिन इससे पहले जब रामेश्वरम से आगे यानी कि धनुषकोडी तक ट्रेन आती थी, और धनुषकोडी हमारा लास्ट स्टेशन होता था। लेकिन 1964 के फ्लड के बाद से सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए ट्रेनें का जो भी परिचालन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रामेश्वरम तक के लिए है। दोस्तों अभी मैं धनुषकोडी, रामेश्वरम के धनुषकोडी से 5 किलोमीटर आगे एक और स्थान पे आप पहुंचेंगे, जिसको बोला जाता है अरिचा मुलई। दोस्तों ये अरिचा मुलई में एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आपको रोड आगे एंड होती है, यहाँ से आगे कोई भी रोड नहीं जाती है। कुल मिलाकर आप यहाँ आइए, यहाँ अरिचा मुलई में आपको 2 सागर देखने को मिलेंगे। एक साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंद महासागर, और अगर अपोजिट साइड में देखेंगे तो वो आपकी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे 2 सागर का संगम होता है। तो अरिचा मुलई में आइए और यहाँ पे कुछ समय बिताइए, बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यू है। रामेश्वरम का सबसे जो अंतिम पड़ाव है, इसके आगे यहाँ से आपको श्रीलंका का बॉर्डर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ से श्रीलंका की दूरी 30 किलोमीटर की है, जिसके लिए आप बाई शिप जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास फ्लाइट ऑप्शन तो है ही, लेकिन उसके लिए वीजा पासपोर्ट आपको लगेगा। एनीवे ये आपका था यहाँ पे अरिचा मुलई, जो कि धनुषकोडी से 5 किलोमीटर आप आगे जरूर आइएगा। काफी खूबसूरत, ये आप बेहद शानदार नजारा देख सकते हैं। दोस्तों धनुषकोडी करने के पश्चात मैं बढ़ चला अपनी अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि था हमारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित सबसे खूबसूरत सा पम्बन ब्रिज। दोस्तों पम्बन ब्रिज देखने के लिए ढेर सारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, और इस पम्बन ब्रिज की खूबसूरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलिए आइए मैं आपको पम्बन ब्रिज का भी झलक दिखाता हूँ। दोस्तों रामेश्वरम का अगला साइड सीनिंग मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस पम्बन ब्रिज में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का रेलवे पम्बन ब्रिज,
जो कि अभी फिलहाल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे अभी ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है। अभी जो भी ट्रेनें रुक रही है समुद्र के उस पार यानी कि मंडपम रेलवे स्टेशन नामक एक स्थान पर रुक रही है और यहाँ से आपको बाई रोड आना पड़ेगा। अभी इतना खूबसूरत सा ये व्यू देखिए पावन ब्रिज पे, यहाँ पे भी आइए, उठाइए और अपनी यात्रा वापस अगले साइड सीइंग की तरफ कर दीजिए। दोस्तों इस पंबन ब्रिज दर्शन करने के पश्चात आपको एक और अगले साइड सीइंग पे जाना है, जो कि है आपका एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। दोस्तों यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की स्मारक बनाई गई है, जो कि काफी बड़ा प्रांगण में बनाया गया है। तो यहाँ पर आप विजिट करके यहाँ आप उनकी कुछ मेमोरीज को जान सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स करी है। इनकी यहाँ पे एक स्मारक बनाई गई है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल के नाम से जाना जाता है और ये आपका मंदिर प्रांगण से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। साथ ही दोस्तों आपके एपीजे अब्दुल कलाम हाउस करके यहाँ पे एक उनका हाउस है, तो वहां भी जाकर आप वो भी घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रामेश्वरम का साइट सीइंग। इसके अलावा भी दोस्तों आपके कुछ और साइट सीइंग आते हैं रामेश्वरम के, जिनमें से आता है आपका दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जो कि विशाल से यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको नटराज मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको राम कुंड और लक्ष्मण कुंड ये कुंड भी देखने को मिलेंगे, राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइट सीइंग भी आप रामेश्वरम में धनुषकोडी के पश्चात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको रामेश्वरम यात्रा करने के लिए कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है हमको रामेश्वरम दर्शन करने के लिए। दोस्तों यदि आप रामेश्वरम यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है, यानी कि 1 रात 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है आपको पूरा रामेश्वरम घूमने के लिए। इसमें आपके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे, धनुषकोडी हो जाएगा, पंबन ब्रिज के साइट सीइंग, सभी साइट सीइंग इसमें कवर हो जाएंगे। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आप सेम डे में विजिट करके आप रामेश्वरम से अपने प्रस्थान बना सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आपका रामेश्वरम पर्याप्त है दर्शन करने के लिए और साइट सीइंग करने के लिए। वही अगर मैं बात करूं कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है आने के लिए, तो दोस्तों आप महाशिवरात्रि का पर्व, सावन का पर्व और क्रिसमस वाला टाइम जो होता है और दशहरा वाला जो टाइम होता है, इन पर्व के अलावा आप किसी भी समय पे आइए, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी इस रामेश्वरम टेम्पल में। अगर इन सब पर्व में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 से 5 घंटे भी दर्शन लाइन में आपको लगना पड़ जाएगा, तब जाके आपको महादेव के दर्शन होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा का योजना बना सकते हैं कि आपको कौन से समय पे आना है और आपको कितने दिन के लिए आना है। दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि इस रामेश्वरम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं और यदि आप बजट होटल में रुकना चाहते हैं या फिर धर्मशाला में रुकना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा टोटल मैक्सिमम आपका 2500 से 3000 रुपये आएगा। इस फिर में दोस्तों मैंने आपके केवल और केवल होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और यहाँ पे रामेश्वरम धनुषकोडी घूमने के लिए, पंबन ब्रिज घूमने के लिए आपके जो खर्चे लगेंगे वो एक पर्सन का मैक्सिमम 2500 से 3000 लगेगा। इसके अंदर ही आपका बजट में हो जाएगा अगर आप और भी अच्छे से अपना सारी ट्रिप बनाते हैं तो। और आप जैसा कि मैंने बताया ऑटो ले लीजिए या फिर टैक्सी ले लीजिए, आपका ये खर्चा बैठेगा और आप रामेश्वरम आराम से घूम लेंगे। या फिर अगर आप कपल है तो आप मान के चलिए कि 5000 रुपये में आप कपल का आपका रामेश्वरम का यात्रा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी योजना बना लीजिए और आप रामेश्वरम के लिए दर्शन करने के लिए निकल जाइए। तो दोस्तों ये रहा आपका रामेश्वरम यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर अगर आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों एक नंबर मिल रहा है और पॉपअप में भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे कॉल करके आप जो भी पैकेज लेना चाहते हैं, चाहे रामेश्वरम का पैकेज हो चाहे मदुरई का पैकेज हो, आप अपना पैकेज लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। और इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई मन में डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा साइड में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा बस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।